Hello students, welcome all of you to the next class of electrostatics। तो जैसे आपको याद होना चाहिए, आई बिलीव कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर लिया था, हमने चार्ज की डेफिनेशन को समझ लिया था, फिर हमने उसके बाद चार्ज की अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात कर ली थी, और फाइनली चार्ज की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक सिंपल सी बात हमने की थी लास्ट क्लास में कि किसी भी बॉडी पे चार्ज आने के लिए या तो उससे इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए या उसमें इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। पर ये पूरा प्रोसेस अकम्प्लिश कैसे होगा, कैसे किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये आज का टॉपिक है। तो आप समझ गए आज का टॉपिक क्या है, व्हाट आर द वेरियस वेज टू अक्वायर चार्ज। सो पुट डाउन द हेडिंग वेज टू अक्वायर चार्ज। तो तीन मेथड्स है जैसे आप लोग देख रहे हो, पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है इंडक्शन और तीसरा है कंडक्शन। बहुत और मेथड्स भी हो सकते हैं, पर हमें आज यही डिस्कस करने हैं। आज की क्लास हम क्लास 12th के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें ये तीन टॉपिक्स हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या मैं आपसे पूछता हूं डे टू डे लाइफ में आपने कब किसी बॉडी पे चार्ज आते हुए देखा, तो आप बोलोगे कई बार ऐसा होता है जब हम कारपेट पे चल रहे होते हैं बहुत देर तक, तो जरूर ऐसा होता है हमें चार्ज आ जाता है, पर हमें वो पता नहीं चलता। जब हम किसी को टच करते हैं तो चार्ज एकदम से हमसे फ्लो करता है, तब हमें पता चलता है अरे हमारी बॉडी पे चार्ज था। क्योंकि चार्ज से हमें खतरा नहीं है, चार्ज से हमें डर नहीं लगता। किससे डर लगता है? करंट से। तो जब करंट फ्लो होता है तब पता चलता है कि अरे हमारी बॉडी पे चार्ज था, और हमें एक शॉक महसूस होता है। हम प्लास्टिक की चेयर पे बैठे रहते हैं, कई बार वुलन क्लोथ्स में हमें एक स्पार्क सी भी महसूस हो जाती है उस चार्ज से, एक वुलन क्विल्ट में। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ऑब्वियसली जब आप रब कर रहे हो, प्लास्टिक की चेयर पे आप बैठे हो, आप मूव कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उस चेयर से रब होके अक्वायर कर लेती है कुछ चार्ज। अक्वायर कर लेती है कुछ चार्ज मतलब या तो आपकी बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, या आपकी बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है उस प्लास्टिक चेयर से। इवन वो ही नहीं, जब आपकी कार एयर में मूव कर रही है, थ्रू द एयर, व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द एयर, देन ऑल्सो it can acquire or lose some electrons, which you do realize when you get down of the car and you close the door. सडनली आप डोर को टच करते हैं, आपको एक शॉक महसूस होता है, यानी आपकी कार ने उस समय कुछ चार्ज अक्वायर कर लिया है, जो आपके थ्रू फिर अर्थ में जाता है और आपको शॉक महसूस होता है। इवन ये जब चार्ज में कहता हूं स्पार्क भी क्रिएट कर सकता है, तो जो बड़े बड़े टैंकर्स पेट्रोल डीजल ले जाते हैं उसमें तो ये और ज्यादा क्रूशल हो जाता है कि कई स्पार्क से कोई ब्लास्ट ना हो जाए। तो हमेशा एक चीज रेकमेंडेड होती है, अर्थिंग, कि एक मेटालिक चेन लगातार उस पेट्रोलियम या डीजल के टैंकर को टच करते हुए, अर्थ से टच करते हुए हो, ताकि कोई भी चार्ज अगर उस पर आ भी रहा हो तो वो इमीडिएटली अर्थ में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है आप समझ गए, दो बॉडीज को रब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर होंगे, एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो व्हेन वी रब टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर, फिर आप लिखेंगे such that the work done is sufficient to transfer electrons from one body to the other, then the two bodies will acquire equal and opposite charges. Right? Easy? Example बता ही दिया आपको। एक एग्जाम्पल हो सकता है हेयर एंड कोम। जब आप बाल कोम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपके बाल चार्ज होने लग रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कोम्बिंग से क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होने लगे आपके हेयर से या फिर प्लास्टिक कोम से। ये तो मैं नहीं कह सकता, कौन कह सकता है? तो जवाब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की सीरीज। कि आपको पता होना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी ज्यादा है। अगर आप रिलेट करना चाहो तो डे टू डे लाइफ से तो आप नहीं कर सकते, पर जैसे सोडियम और क्लोरीन, अगर आप सोडियम और क्लोरीन को रब करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर टेंडेंसी होगी क्लोरीन सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले ले, सोडियम हो जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव। राइट? ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे ग्लास रॉड एंड सिल्क। इनको आप रब करेंगे तो सिल्क जो है ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और भी एग्जांपल हो सकता है, लेट्स से प्लास्टिक रॉड एंड फर। प्लास्टिक रॉड एंड फर है ना, आप ऐसा करते ही, आप बलून को रब कर रहे हैं और बलून को रब कर रहे हैं, और बलून को रब करके आपने क्या किया, आपने उसको दीवार पे चिपका दिया। तो जब आप बलून को रब कर रहे हैं तो बेसिकली आपने क्या किया, उसको चार्ज कर लिया, और फिर वो दीवार पे क्यों चिपक गया? दीवार तो न्यूट्रल है। तो ये हम जानेंगे कि कैसे ये होता है, पर बलून को रब करने से भी वो चार्ज हो जाता है। राइट? तो प्लास्टिक रॉड एंड फर, इसमें ये होता है कि प्लास्टिक रॉड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और फर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। सो आप लोग
लिखिए इसको फटाफट, आई विल वेट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. राइट, so after you've copied this down, now let's talk about charging by induction. तो induction word का मतलब है when you create an effect, when you create an impact in someone's life or some phenomena you create while direct involvement. While मतलब without direct involvement, without direct involvement. आप कोई direct involvement के बिना किसी में कोई चीज create कर दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन. जैसे अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पे फैराडे ने हमें यह दिखा दिया कि एक मैग्नेट को कॉइल के बस आप चला रहे हो और उस कॉइल में, उस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो गया, जबकि मैग्नेट तो कनेक्टेड भी नहीं था सर्किट में, मैग्नेट तो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं था सर्किट में, फिर भी उस मैग्नेट ने वहां पे करंट प्रोड्यूस कर दिया. तो ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. राइट, तो इंडक्शन हो गया, मैग्नेट ने करंट इंड्यूस करा दिया. क्या करवा दिया? इंड्यूस, उसमें करंट पैदा करवा दिया बिना खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए. नहीं रिलेट कर पाए? चलो एक और एग्जांपल देते. मान लो आप जा रहे हो घर से स्कूल, ठीक है, और घर से स्कूल जा रहे हो, आप जा रहे हो एकदम, आपको स्कूल में पढ़ने का मन था, आप पूरे उसी माइंडसेट से जा रहे थे, पर रास्ते में आपकी नजर पड़ गई एक आइसक्रीम पार्लर पे और वहां आपको एक बच्चा दिख गया आइसक्रीम खाता हुआ. तो क्या हुआ? आपको लगा आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, तो आप रुके, आपने आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खरीदी और आपने भी खा ली. तो क्या ये भी एक इंडक्शन का प्रोसेस है? यस, क्योंकि आपके प्लान था नहीं आइसक्रीम खाने का, क्योंकि वो बच्चा आपको दिखा तो उसने आपके दिमाग में आइसक्रीम खाने का जो थॉट है वो इंड्यूस कर दिया. आपने आइसक्रीम खरीदी, किससे? पार्लर से. आपने उसकी आइसक्रीम नहीं छीनी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, उसने लोगों की लाइफ बदल दी पर उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया. उसकी वजह से आपने आइसक्रीम खा ली, और हो सकता है आपके अलावा आपके दोस्त ने भी आइसक्रीम खा ली और किसी तीसरे ने भी खा ली. शायद एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे ही काम करते, पर जो भी है, तो ये इंडक्शन है ना. तो ये इंडक्शन यहां कैसे काम करेगा? तो मान लीजिए दो न्यूट्रल बॉडीज है, किस पे रख दिया इनको? तो जवाब है इंसुलेटिंग स्टैंड पे. किस पे रख दिया? इंसुलेटिंग स्टैंड. इंसुलेटिंग स्टैंड होने का मतलब क्या है? कि कोई चार्ज अगर आ भी गया तो इमीडिएटली कहीं अर्थ में ट्रांसफर ना हो जाए, आपकी मेहनत पे पानी ना फिर जाए. ठीक है, अब क्या करना है? एक चार्ज बॉडी तो चाहिए, तो ये चार्ज बॉडी हम लेके आए, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रिंग इंड्यूसिंग चार्ज. क्या लेके आए हम? इंड्यूसिंग चार्ज. और जैसे ये लेके आए तो क्या हुआ बोलो? यहां से इस, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू कर दिया और धीरे 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 यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर जमा होने लगी. इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहां से यहां आए, अभी तो ये एक ही बॉडी की तरह एक्ट कर रहे हैं ना, दोनों कॉन्टैक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां खींचे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स का हो गया एक्सेस और यहां हो गई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी. तो ये B बन गया पॉजिटिवली चार्ज, A बन गया नेगेटिवली चार्ज, पर है अभी भी दोनों मिला के न्यूट्रल. तो अगर आपने इसको हटा लिया तो क्या होगा? प्लस माइनस वापस से आपस में मिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस, तो फिर आपकी मेहनत पे फिर पानी फिर जाएगा. तो आप क्या समझदारी दिखाओ, आप इसको मत हटाओ, आप इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को अलग कर दो. अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए वो यहां रह गए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुके हैं तो ये कैसा रह गया? पॉजिटिवली चार्ज. कुछ कुछ ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई माउस ट्रैप काम करता है, कि आप पहले माउस को, चूहे को कुछ फूड आइटम दिखा के, कुछ फूड आर्टिकल दिखा के पहले आप उसको इनवाइट कर लो. अच्छा, जैसे ही वो किसी ट्रैप से वहां, मतलब किसी मेथड से, किसी पाथ से वहां पहुंचे और अपना फूड खाने लगे जो भी है ना, और पता चले जो आने का रास्ता था, जो आया था जिस रास्ते से, वो रास्ते की एग्जिट वापस से बंद कर दो. तो वैसा ही कुछ है, आपने इस प्लस को दिखा के इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींचा, अब अगर आप इसको हटा देते तो ये वापस चले आते, पर अब आप जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि आपने एकदम से रास्ते को क्या कर दिया? अब बंद कर दिया. तो माइनस यहां रह गया, प्लस यहां रह गया, और कैसा चार्ज मिल गया आपको? जवाब है इंड्यूस चार्ज. क्या ये अफेक्ट हुआ? क्या इंड्यूसिंग चार्ज अफेक्ट हुआ? जवाब है नहीं. इंड्यूसिंग चार्ज अभी भी वैसा ही बना रहेगा, और आप चाहो तो इसको यूज करके और भी बॉडीज को चार्ज कर सकते हो. तो क्या फायदा रहा? इसको यूज करते हुए आपने दो न्यूट्रल बॉडीज को कैसा बना डाला? दो चार्ज बॉडीज बना डाला. आई होप आपको समझ आ गया होगा. मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप डायग्राम्स बनाइए, अच्छे से लिखिए. पहला स्टेप क्या है? इसको आप बोल सकते हो चार्ज सेपरेशन. क्या बोल सकते हो इसको आप? चार्ज सेपरेशन. ठीक है, और ये हो गया फाइनली रिमूव इंड्यूसिंग चार्ज एंड इवेंचुअली सेपरेट द टू बॉडीज टू गेट द इंड्यूस्ड चार्जेस.
तो ये पूरा फ्लो है ABCD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट, सो आफ्टर दिस इज डन वी हैव वन मोर वे ऑफ डूइंग इट। एक और तरीका है इसको करने का। वो तरीका क्या है कि आप वही एक न्यूट्रल बॉडी लेके आओ, उसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आओ। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो फिर से? इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोल सकते हो? इंड्यूसिंग चार्ज। अच्छा, जैसे इस इंड्यूसिंग चार्ज मान लो Q को आप लेके आए, इसमें माइनस प्लस अलग अलग होने लगा। ठीक है, अब माइनस प्लस होने लगा अलग अलग, तो फिर आपने क्या किया? इसको कर दिया ग्राउंड, या फिर इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? अर्थिंग। तो ये अर्थिंग का सिंबल है। जब हम अर्थ से किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, ये वायर कंडक्टर आपने कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही यहां प्लस है, याद करिए यहां प्लस था, तो प्लस को देख के अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे प्लस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। याद रखिए, अर्थ इज एन ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ओशन कैसा होता है? आप उससे पानी निकाल लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आप उसमें और पानी ऐड कर दोगे कहीं से लाके तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो अर्थ कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकती है, ले भी सकती है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आता, इतनी बड़ी है। आप समझते हो बात? तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 आने लगे, और जो ये प्लस बना था इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से, उसकी भरपाई होने लगी, और धीरे धीरे आपको लगेगा ये प्लस खत्म होता जा रहा है। तो आइसक्रीम खाने के लिए कहीं से तो लेनी पड़ेगी, उस बच्चे से नहीं ले रहे तो बस वही वाली बात यहाँ है, वही वाली सिचुएशन यहाँ है कि अर्थिंग या ग्राउंड ये आइसक्रीम पार्लर की तरह है कि इसकी वजह से आपने आइसक्रीम खरीद ली अर्थ की वजह से। और अब फिर वही माउस ट्रैप वाली बात कि ये वापस ना चले जाए, उससे पहले आप अर्थिंग को क्या कर दीजिए? कट। और अर्थिंग को जैसे ही कट कर दिया तो क्या हो गया? जो प्लस मतलब गायब हो गया था इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से, अब वो तो न्यूट्रल हो गया, पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहीं रह गए, और आपको लास्ट में कैसा चार्ज मिल गया? इंड्यूस्ड चार्ज। कैसा चार्ज मिल गया? इंड्यूस्ड चार्ज। कैसे टाइप का होगा ये? तो अगर आप इसको लाए थे पॉजिटिव, तो लास्ट में ये कैसा मिला आपको? नेगेटिव। अब आप इसका काम हो गया तो सेल्फिश बन जाइए, इसका काम हो गया तो इसको अब जाने दीजिए आगे, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, और अल्टीमेटली माइनस पूरे में क्या होगा? यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो इस तरीके से आपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या बना लिया? एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसे हम कहेंगे इंड्यूस चार्ज। उल्टा सोचिए, अगर आप माइनस लेके आए होते तो लास्ट में यहां क्या बन जाता? प्लस। तो यहां पे क्या हो रहा है? इंड्यूस चार्ज का पोलैरिटी हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते। All right, so now the third way of doing things, that is charging by conduction. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने समझ लिया, इंडक्शन आपने समझ लिया, अब हमें क्या समझना है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो क्या होने वाला है इसके अंदर? तो दो चीजें हैं। सबसे पहले इस बार हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेंगे, इस बार हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी, ये क्या है? एक चार्ज बॉडी। अगेन न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी तो चाहिए भैया, तो ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब हमने क्या करना है? इसका ही कुछ चार्ज उस पर ट्रांसफर करना है। यानी इस बार हमें चाहिए पहली बात तो कंडक्टर्स, ये वैलिड है कंडक्टर्स के लिए जो आराम से चार्जेस को फ्लो होने दे। दूसरा, हमारे को इस बार जो चार्ज बॉडी मिलेगी उसका भी चार्ज अफेक्ट होगा, ऐसे बोलिए, या उसी का कुछ चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे बोलिए। कुछ कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कंटेनर है और एक और कंटेनर है, पर ट्विस्ट ये है कहानी में कि एक कंटेनर में तो पानी भरा है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर एम्प्टी है। तो अगर दूसरा कंटेनर एम्प्टी है और एक में पानी भरा है, अब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया किसी पाइप से, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका कुछ पानी इसके अंदर फ्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी की फितरत है, वो हायर, किसी भी फ्लूइड की फितरत है कि वो हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा? तो थोड़ी देर बाद सीन पूरा चेंज हो चुका होगा। जैसे मान लीजिए ये ए था, ये बी था, तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो आपको अब जो देखने को मिलेगा सीन फाइनली वो कुछ ऐसा होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। सही कह रहा हूं? तो अब क्या हुआ? इसका पानी थोड़ा कम हो गया और इन दोनों में कुछ कुछ पानी आ गया। कब तक ये प्रोसेस चलेगा? जब तक फाइनली दोनों में प्रेशर इक्वल ना हो जाए। यानी इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब फाइनली यू विल हैव सेम प्रेशर इन बोथ ऑफ देम। तो कैन वी से, या कई लोग बोल सकते हैं सेम हाइट सुना है सर हमने तो, कि दोनों में पानी की डेप्थ सेम हो जाए। तो वो एक्चुअली प्रेशर तो डेप्थ से रिलेटेड है ना,
क्योंकि प्रेशर आप जानते हो क्या होता है, रो जी एच, क्या आपने क्लास 11th में पढ़ा है, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो इस वजह से फाइनली हाइट इक्वल हो जाएगी। तो इंपैक्ट क्या देखने को मिला, ये एम्प्टी से फिल्ड हो गया क्या, हाँ, पर फिल्ड किसके बदौलत हुआ, दूसरे फिल्ड कंटेनर। बस अब आप यही पूरी थ्योरी यहां पे लगा दीजिए। तो क्या होने वाला है, जल्दी बोलिए। तो यहां इस बार क्या होने वाला है कि एक न्यूट्रल बॉडी है ए, एक चार्ज बॉडी है बी, या तो दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए इस पे कितना चार्ज था, 0, इस पे कितना चार्ज था, Q, और आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, या तो ऐसे मान लीजिए किसी कंडक्टर से, या दोनों को टच ही करा दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, इसका कुछ चार्ज उस पे चला गया, फाइनली इस पे Q2 बच गया और इस पे Q1, Q2 और Q1। फिर अलग कर दीजिए। अब अलग कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इनको आप अलग कर भी देंगे तो वैसे भी इनमें पानी का एक्सचेंज अब बंद हो चुका था। तो इवेंचुअली व्हाट कैन वी से, तो वी कैन से टू थिंग्स, कि मान लीजिए इसमें 10 लीटर पानी था, तो ये तो तय है कि अभी भी ये दोनों मिला के ही 10 लीटर होगा, मतलब पानी क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ ना। तो हो सकता है ये 5 लीटर 5 लीटर हो, बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हो कि 5-5 हो, पर ऐसा भी हो सकता है 3 लीटर 7 लीटर हो, या 7 लीटर 3 लीटर हो। तो सर ये कैसे डिसाइड होगा, तो ऑब्वियसली जो बड़ा कंटेनर होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा रख लेगा। वैसा ही कुछ सीन यहाँ है कि एक चीज तो तय है कि Q1 प्लस Q2 मिला के Q होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों का सम मिला के Q होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया है इक्विलिब्रियम आने का, वो क्या है, इवेंचुअली दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाने चाहिए। दोनों के क्या इक्वल हो जाने चाहिए, पोटेंशियल। तो ये वर्ड आप पढ़ोगे, वैसे आपने नाम सुना हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी मैं आपको सिर्फ इसका स्फेरिकल बॉडी के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं। इसके लिए स्फेरिकल बॉडी वो होता है KQ/R, जैसे GM/R होता है, माइनस GM/R होता है ग्रेविटेशन में, G की जगह यहाँ K आ जाता है, M की जगह यहाँ Q आ जाता है, और R की जगह R तो है ही। तो KQ/R इज इक्वल्स टू KQ/R, यानी कहने का मतलब ये है कि इवेंचुअली Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2, यानी क्या हो जाएगा, दोनों चार्जेस रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। और एक इक्वेशन तो ये है ही कि चार्ज तो कंजर्व रहेगा ही, यानी ये दो इक्वेशंस को यूज करके आप पता कर सकते हो कि दोनों पे चार्जेस की वैल्यू क्या क्या होगी। हो सकता है आपको समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए Q की वैल्यू थी 10 माइक्रोकूलम, है ना, और इसका रेडियस था 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस था 15 सेंटीमीटर। और आपसे मैं पूछ रहा हूं लास्ट में Q1 और Q2 क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि पहली बात तो ये होगी Q1 प्लस Q2 मिला के क्या होंगे 10, और दूसरी बात क्या होगी कि Q1/Q2 किस रेशियो में होंगे, R1/R2, और R1/R2 का रेशियो क्या है 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो 1/3। इसका मतलब Q2 क्या होगा, थ्राइस ऑफ Q1, Q2 क्या होगा, थ्राइस ऑफ Q1। तो Q1 प्लस Q2 तो है 10 और Q2 जो है थ्राइस ऑफ Q1 है। तो दोनों इक्वेशंस को आप जब सॉल्व कर लोगे, ऑफ कोर्स कर लोगे, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, Q2 को 3Q1 डाल दीजिए तो 4Q1 इक्वल्स टू 10, यानी Q1 आ जाएगा आपका 2.5 और Q2 जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, इसका ट्रिपल, यानी किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 1:3। अभी कल को इक्वल रेडियस होता, कल को ये भी 10 सेंटीमीटर होता, ये भी 10 सेंटीमीटर होता, तो आधा आधा डिवाइड हो जाते। पर अगर अभी इक्वल नहीं है, 1:3 में है रेडियस, तो चार्ज भी 1:3 में डिवाइड हो गया। पर ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए, और शेप्स के लिए इतना इजी नहीं है इसको कैलकुलेट करना। मैं एक बार रुकता हूं, आप कॉपी करिए, फिर बात खत्म करते हैं। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया 3 मेथड्स। आज मेरा मकसद यही था, आपको क्लास में ये समझा सकूं कि फाइनली चार्ज कैसे आएगा, कैसे जाएगा। अब चार्ज कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिपेल कर रहा है, ये हम आने वाली क्लास में जानेंगे थ्रू कूलम्स लॉ। तो नाम आपने सुना होगा, और वहां से शुरुआत हो जाएगी फिर न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स आते ही क्या शुरू हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस। तो खूब प्रैक्टिस हमें करनी है, कई वर्कशीट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, और इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम इवॉल्व करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक पॉजिटिव प्रेशर रखना है, ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेना है। अगर रोज थोड़ी पढ़ाई करते रहेंगे तो विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली हम क्लास 12 while maintaining रिवीजन ऑफ क्लास 11th कर पाएंगे। होपफुली मिलके हम ये अचीव कर लेंगे, बट आपको पूरा साथ देना होगा, क्योंकि लास्ट में करियर आपका है, फायदा आपका है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।
If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.